हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नीड ऑफ रिविजिटिंग एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस। तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशंस है, हमारा जो एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस है, उसे हमें रिविजिट करना है और रिवाइटलाइज करना है। रिवाइटलाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम एक नया फॉर्म दे रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिवाइटलाइज करना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसे एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस को रिविजिट करें। Let's start the topic. Revisiting ancient Indian traditions holds significant relevance in contemporary times for various reasons that impact society, culture, spiritual and well-being. तो ये क्या कह रहा है कि हमें इंडियन ट्रेडिशंस जो है उसे रिविजिट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट रेलिवेंस है आज के समय में भी, फॉर वेरियस रीजंस, जो हमारी सोसाइटी को, कल्चर को स्पिरिचुअली एंड वेलबींग इम्पैक्ट करता है। The need to revisit ancient Indian tradition is stated as follows. हमें 8 पॉइंट कवर करना है इसके अंदर, और आठों की डिटेल फिर हम एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। मैंने आपके लिए ये चार्ट बनाया ताकि आपको जो एग्जाम में याद रखना है सिर्फ वो 8 पॉइंट्स आप याद रखोगे, और बाकी कंसेप्ट हम समझते हुए आगे चलेंगे एंड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो देखते हैं कितने पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स है। सो नंबर 1 पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। सेकेंड इज स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल विजडम, जहाँ पे हम फिलोसफी की थोड़ी बात करेंगे। फिर थर्ड है होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग, जहाँ पर आयुर्वेदा हम बात करेंगे। फोर्थ है सस्टेनेबल लिविंग एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, किस तरह सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए या होती थी एंड उसे कैसे रिवाइटलाइज करेंगे। फिर फिफ्थ इज सोशल हार्मनी एंड एथिक्स। सिक्स्थ इज एजुकेशनल एनरिचमेंट एंड एकेडमिक रिसर्च। सेवेंथ इज रिवाइटलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस एंड प्रमोशन। लास्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ पीस एंड ग्लोबल हार्मनी। तो हम एक एक करके बच्चों सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जो ओल्ड एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस है, उसे क्या करना है? उसे प्रिजर्व करके रखना है। एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस इन्वॉल्व अ रिच tapestry of customs, rituals, philosophies and arts that have evolved over millennia. तो एंशियंट जो इंडियन ट्रेडिशंस है वो क्या क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, फिलोसफीज होती है, आर्ट्स होते हैं जो बहुत साल लगा कर क्या बने हैं। दे रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी एंड डेप्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस। तो ये जो हम इंडियन ट्रेडिशंस की जो बात करें, इनका जो डेप्थ है, इनका जो बेस है, वो कहाँ है? हमारे कल्चर में है। तो दे रिफ्लेक्ट क्या? डाइवर्सिटी ये बताता है इंडियन सिविलाइजेशन की, स्पैनिंग इन एंशियंट टेक्स्ट लाइक वेदास, उपनिषद्स, एपिक्स सच एज महाभारत, रामायण एंड टीचिंग्स ऑफ सेजेस एंड स्कॉलर्स। तो जब हम इंडियन ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो हमने देखा हमारा जो इंडियन ट्रेडिशंस है बहुत ही रिच एंड डाइवर्स है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं कि बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। जैसे हमने देखा था वेदास देखने को मिलेगा, वेदंगास, उपनिषद्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एपिक्स की जब हम बात करते हैं, पुराणास की जब हम बात करते हैं, वी हैव 2 एपिक्स दैट इज़ महाभारत एंड रामायण। फिर बहुत सारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी है, स्कॉलर्स हुए हैं। फिर आप जैसे मीराबाई हो गई, ये सारे लोगों की आप देखोगे इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स भी निकाले। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी हमारी पुरानी हिस्ट्री है, ये पुराने हमारा रिच हेरिटेज है। रिविजिटिंग दीज ट्रेडिशंस हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। जब हम इसे रिविजिट करते हैं तो हम रिविजिट करते क्यों हैं? ताकि हमारा जो रिच कल्चर है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हम उसे क्या कर सके? प्रिजर्व कर सके, ताकि जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन्स है, जो कमिंग जनरेशन्स आ रही है, ग्रो हो रही है, वो उस चीज़ को समझ सके एंड अप्रिशिएट कर सके कि हमारी जो भारत की हिस्टोरिकल लीगेसी है उसे क्या करे? वो अप्रिशिएट करे और कहे कि भाई क्या है, भारत कितना ज़बरदस्त है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल विजडम की जब हम बात करते हैं, एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस आर डीपली रूटेड इन spiritual and philosophical wisdom that offers profound insights into human existence, consciousness and universe. जब हम ancient Indian traditions की बात करते हैं तो उसके जो roots है, हमारे जो roots है, वो कहाँ है? spiritual and philosophical wisdoms में। ठीक है। और ये क्या चीज़ बताता है? किस चीज़ की हमें deep understanding देता है? human existence के बारे बताता है, कॉन्शियसनेस
एंड द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स भी पढ़े, हमने ये देखा मोक्ष पाने की क्या प्रक्रिया रहती है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं। तो यही हम देख रहे हैं कि जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, स्पिरिचुअल की बात करते हैं, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में होता है, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स की हम बातें करते हैं। प्रैक्टिसेस सच एज योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा को हम क्या कहते हैं, एंशिएंट मेडिसिन कहते हैं, एंड टीचिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक बुद्ध एंड महावीर एम्फसाइज द इनर ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड हार्मनी विथ नेचर। तो प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन मतलब ध्याना, आयुर्वेदा पुरानी जो मेडिसिन है जो होलिस्टिक अप्रोच देती है हेल्थ के वेलबींग के लिए, और जो टीचिंग्स होते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हमने पढ़े थे, जिसमें से हमने बुद्ध एंड महावीरा की, बुद्ध इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एंड महावीरा जैनिज्म। जब हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स पढ़ा था। जब हम हेट्रोडॉक्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हेट्रोडॉक्स फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड था, जिसमें 2 नाम हमने पढ़े थे, दैट इज़ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज़्म किससे रिलेटेड है, लॉर्ड बुद्धा से, एंड जैनिज्म किससे रिलेटेड है, महावीरा से। तो ये इनकी टीचिंग्स क्या कहती है, ये टीचिंग्स कहती है इनर ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड हार्मनी होनी चाहिए नेचर के साथ। तो ये इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, किस पे फोकस करते हैं, इनर ग्रोथ पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे, एंड पीस होना चाहिए नेचर के साथ। रीडिस्कवरिंग दीज ट्रेडिशंस प्रोवाइड्स पाथवेज फॉर पर्सनल एंड कलेक्टिव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग एंड इनर पीस। हमें ये चीज़, ये जो ट्रेडिशंस हम बात कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल विजडम की बात कर रहे हैं, हमें इसके रीडिस्कवर क्यों करना है, क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये रास्ता देते हैं, किस लिए, स्पिरिचुअली डेवलप होने के लिए, प्रमोट मेंटल वेलबींग, हमारी जो मेंटल वेलबींग है उसे प्रमोट करते हैं। क्योंकि हम ध्यान, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, हम क्या बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो सकता है, डीपर हम कैसे सोच सकते हैं, ये सारी बात हम करते हैं। तो इससे क्या होगा, मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, और फाइनली क्या होगा, हमें इनर पीस मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3। दिस इज पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट्स, होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग। किसकी बात करें हम, होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक मतलब क्या, ओवरऑल हेल्थ की बात करें, जिसमें फिजिकल भी आ जाएगा, मेंटल भी आ जाएगा, एंड स्पिरिचुअल भी आ जाएगा। जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो वी हैव वन नेम, जिसे हम कहते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब ये आयुर्वेदा क्या है, दिस इज एंशिएंट मेडिसिन। एंशिएंट मेडिसिन आपने पहले भी सुना होगा, कहीं यूनानी का नाम सुना होगा, ये यूनानी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सिद्ध हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एंशिएंट मेडिसिन ही है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे, हम आयुर्वेदा के बारे में पढ़ेंगे कि आयुर्वेदा एक एंशिएंट जो मेडिसिन है, ये क्या वर्ल्ड की ओल्डेस्ट में से एक कह सकते हो मेडिसिन है, जो बताती है कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए हेल्थ के लिए। ये क्या क्या इंटीग्रेट करती है, क्या क्या इंटरकनेक्टेडनेस या बोल सकते कॉम्बिनेशन किसका किसका है, फिजिकल का, मेंटल का, एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इट एम्फसाइजेस पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। ये क्या करती है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देती है, हर इंसान की बॉडी के हिसाब से वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि हर बॉडी, कहते हैं कि हर बॉडी 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है, लाइक एग्जांपल एयर, वाटर, अर्थ हो गया, आकाश हो गया, ये सारी चीज़ों से बनी है। तो हर बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग होते हैं। 3 तरह के दोषास हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि वात, पित्त, कफा, ये सारे दोषास होते हैं। हर बॉडी में ये दोषास अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। किसी में वात ज़्यादा होता है, किसी में पित्त ज़्यादा होता है, किसी में कफा ज़्यादा होता है। उस हिसाब से आपके बॉडी के रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होता है, उस हिसाब से आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है कि किस तरह के आपके दोषास काम कर रहे हैं। और नेचुरल रेमेडीज़ दी जाती है। जब हम नेचुरल रेमेडीज़ की बात करते हैं, दैट मीन्स रिलेटेड टू द नेचर, जिसमें हर्ब्स, मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है, एंड थेरापेटिक प्रैक्टिसेस। ये सारी चीज़ों को हमें रिविजिट क्यों करना है, रिविजिट एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस इन हेल्थ केयर प्रमोट्स, क्या प्रमोट करेगा, प्रिवेंटिव केयर, ताकि बीमारी आने से पहले हम उसे रोक सकते हैं, या फिर जो बीमारी आई है हम उसको बढ़ाने से रोक सकते हैं। होलिस्टिक हीलिंग, दैट इज ओवरऑल हीलिंग, माइंड, बॉडी, फिजिकल,
स्पिरिचुअल सारी चीज़ों को हील करेगा, एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट अलाइन विथ नेचर ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशंस। तो ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच देता है किसे, मॉडर्न मेडिकल इंटरवेंशन से। क्योंकि जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो ये योगा, मेडिटेशन, हर्बल मेडिसिन, ये सब चीज़ में फोकस करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, सस्टेनेबल लिविंग एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। सस्टेनेबल लिविंग and environmental stewardship. Ancient Indian traditions have deep respect for nature. जो एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस की जब हम बात करते हैं, आप देखोगे कि वो नेचर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत गहरा रिश्ता होता है उनका और नेचर का। एंड एडवोकेट सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस। वो किस पे फोकस करते हैं कि जो लिविंग प्रैक्टिसेस होती है वो आपकी सस्टेनेबल होनी चाहिए, आप नेचर को हार्म नहीं होना चाहिए, इस तरह यूज़ करो कि आने वाली कमिंग जनरेशन्स को भी वो सारी चीज़ें मिल सके। दैट प्रमोट हार्मनी बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या कहता है कि आपकी जो लिविंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए सस्टेनेबल होनी चाहिए, ताकि हार्मनी मेंटेन रहे, पीस मेंटेन रहे, किसके किसके बीच में, ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट के बीच में। एक कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, प्लीज ये नाम जरूर याद कर ले। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। कहने का क्या मतलब है कि ये जो पूरी अर्थ है, ये अर्थ में जितने भी लिविंग बींग्स है वो सारे के सारे क्या है, एक परिवार की तरह। इसीलिए हमें इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं कि सबको साथ में मिलजुल के चलना चाहिए और किसी को हार्म नहीं करना है। तो ये कंसेप्ट जो वासुदेव कुटुंबकम है, ये किस पे एम्फसाइज करता है, इंटरकनेक्टेडनेस की। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस है। एंड रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचर के रिसोर्सेज हैं, उसे प्रॉपरली यूज़ करो, उसको प्रोटेक्ट करके रखो, प्रिजर्व करके रखो। ठीक है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो वी हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर सकते हैं हम इसमें। इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जैसे कि वास्तुशास्त्र, आज के समय भी आप देखोगे बहुत सारे लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। रेफरेंस फॉर सेक्रेड रिवर्स। रेफरेंस मतलब क्या, आप किसी के लिए डीप रेस्पेक्ट रखते हो, किसी के लिए डीप रेस्पेक्ट करते हो, उसको हम रेफरेंस कहते हैं। तो जो सेक्रेड हमारी रिवर्स है, जैसे कि गंगा हो गई, उसके लिए हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये सारे क्या हाईलाइट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जब हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी, जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या है, इको फ्रेंडली होती थी, एंड जो रिवर्स है हमारी, जो सेक्रेड रिवर्स है, उसके लिए हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हाईलाइट करिए कि हम जो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे प्रिजर्व करके रखना, उसकी इंपॉर्टेंस को बताती है। ये सारी चीज़ों को हमें रिविजिट क्यों करना है, अगेन हम आंसर, आज का जो हमारा फोकस है वो किस लिए, कि हमारा नीड क्या है रिविजिट करने का। तो आप जब भी आंसर्स लिखोगे तो आप देखोगे लास्ट के 3 या 4 लाइन में आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर की कहानी लिख देना और ये आंसर्स मिस कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपके आंसर का, ये यही फोकस है। रिविजिटिंग दीज ट्रेडिशंस ऑफर इंसाइट्स इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये किसके बारे बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे बताता है। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, ये किस पे फोकस करता है कि एनवायरमेंट को किस तरह कंजर्व कर सके, उनके स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करता है, ताकि जो भी आज की कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स है, आज की जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेस कर सकें। कैसे फेस कर पाएंगे, जब हम सस्टेनेबली डेवलप होंगे एंड जब हम कंजर्वेशन करना शुरू कर देंगे एनवायरनमेंट का। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, सोशल हार्मनी एंड एथिक्स। सोशल हार्मनी एंड एथिक्स। Ancient Indian traditions promote values of compassion, tolerance, non-violence and social justice that are essential for fostering harmony in diverse society. हमें तो पता है ना कि हमारा जो कल्चर है बहुत ही डाइवर्स है,
हमारी जो सोसाइटी है बहुत ही डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डांसेस, आर्ट फॉर्म्स हमने देखने को मिलते। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ होती है, जो हमारी सोसाइटी इतनी डाइवर्स है, उसको हार्मनी मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। दैट इज़ कंपैशन। कंपैशन मीन्स व्हाट? सिंपैथी, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस इज व्हाट? अहिंसा, एंड सोशल जस्टिस। जब ये सारी वैल्यूज़ होंगी ना, तो क्या होगा? ये सारी की सारी वैल्यूज़ किस लिए ज़रूरत होती है? हार्मनी मेंटेन करने के लिए, जो हमारी सोसाइटी इतनी डाइवर्स है उसी के लिए। टीचिंग्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता एम्फसाइज राइचियस कंडक्ट। जो हम स्क्रिप्चर्स देखते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स जो हम पढ़ते हैं, जिसमें से अभी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, भगवद गीता का एग्जाम्पल लिया गया है। कहते हैं कि भगवद गीता क्या एम्फसाइज करती है? ये कहती है कि ड्यूटी इज इम्पॉर्टेंट। ड्यूटी को हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं, धर्मा। अब ये धर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो रिलीजन है हम उसकी बात कर रहे हैं। धर्म डजंट मीन रिलीजन। धर्म यहाँ पर मतलब होता है कि हमारी ड्यूटी क्या, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इस पे फोकस करता है। तो भगवद गीता जो है वो किस लिए फोकस करती है? ये फोकस करती है राइचियस कंडक्ट, जिसे धर्मा कहते हैं, एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। तो किस किस पे फोकस करती है? राइचियस कंडक्ट, दैट मीन्स धर्मा, और एथिकल प्रिंसिपल्स जो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज को गाइड करते हैं टुवर्ड्स इंटेग्रिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Revisiting these traditions encourages dialogues on ethical governance। जब हम ये चीज़ों को रिविजिट करते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं, तो ये क्या इनकरेज करता है? ये डायलॉग ऑन एथिकल गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स के बारे बताता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़की लड़के पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सोशल कोहेजन मतलब साथ में यूनिटी मेंटेन रखना है। फोस्टरिंग अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो क्या होगा? सोसाइटी जो है वो इक्विटेबल हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। Ancient Indian traditions have historically attracted scholars, seekers and admirers around the world, contributing to cultural exchange and mutual understanding। हम सभी को पता है कि हमारा जो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस है, बहुत ही रिच एंड डाइवर्स है। तो इतना डीप है कि लोग डिफरेंट एरिया से, ग्लोबली लोग यहाँ पर आते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। तो वही कह रहा है कि हिस्टोरिकल अट्रैक्टेड डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स, अलग अलग जगहों से सीकर्स आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल एक्सचेंज। तो इन चीज़ों से जब आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? कल्चर एक्सचेंज हो जाते हैं और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हम फोस्टर कर सकते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। प्रैक्टिसेस सच एज योगा एंड मेडिटेशन। जब हम योगा एंड मेडिटेशन की बात करते हैं तो ये क्या हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो हमारा इंडिया का मैप है, सिर्फ यहीं तक सीमित है क्या? नहीं। जब हम योगा, मेडिटेशन, वेदांता वगैरह की जब हम बात करते हैं तो ये बाउंड्री से कहीं आगे बढ़ चुकी है, ये ग्लोबली फेमस टॉपिक्स है। ठीक है, तो प्रैक्टिसेस सच एज योगा एंड मेडिटेशन हैव ट्रांसेंडेड बॉर्डर्स, गेनिंग पॉपुलैरिटी फॉर देयर। तो किस लिए पॉपुलर है ये? थेरापेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स। तो आप देखते हो कि आज के समय में स्ट्रेस मैनेजमेंट के यूसेज में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? योगा एंड मेडिटेशन का यूसेज हो रहा है। हम ये ट्रेडिशंस को रिविजिट करते हैं, क्यों? ताकि इंटरकल्चरल डायलॉग हो सके, इंटरकल्चरल डिस्कशंस हो सके, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा और एप्रिसिएशन फॉर डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशंस। तो जो जितने हमारे डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्स कल्चर्स को हम रेस्पेक्ट कर सके, ठीक है, अप्रिशिएट कर सके, और enrich global perspective on spirituality। तो स्पिरिचुअलिटी हो गया, फिलॉसफी हो गया, ह्यूमन एक्सपीरियंस को और ज़्यादा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से क्या करें? और एनरिच करते चले जाएं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7, एजुकेशनल एनरिचमेंट एंड एकेडमिक रिसर्च। क्या है? एजुकेशनल एनरिचमेंट एंड एकेडमिक रिसर्च। Ancient Indian traditions offer a vast depository of knowledge that continue to inspire academic research, scholarship, scholarly pursuits in fields such as history, linguistics, archaeology, philosophy and religious studies। हमारा जो traditions है
हमारे पास ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, बहुत वास्ट ज्ञान है हमारे पास, बहुत वास्ट नॉलेज है। तो ये क्या कर रहा है कि हमारी जो डिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज है दैट कंटिन्यूज टू, बहुत लोगों को ये एकेडमिकली रिसर्च करने के लिए इंस्पायर कर रहा है। बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, स्टडी करते हैं इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, आर्कियोलॉजी, फिलोसफी और रिलीजियस स्टडीज़ करते हैं। टेक्स्ट लाइक ऋग्वेदा, अर्थशास्त्र एंड treatises on various science provide valuable insights into ancient civilization achievements in astronomy, mathematics, metallurgy and governance। तो बहुत सारे टेक्स्ट हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, ऋग्वेद हो गया, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट देखी गई है, साइंस में बहुत सारी ट्रीटीज देखी गई है। तो वो सारी चीज़ें क्या बताता है कि एंशंट सिविलाइजेशन ने कितनी अचीवमेंट्स की है। जो भी पुराने एंशंट सिविलाइजेशंस हुआ करते थे, देखते हैं कि किस तरह उनका डेवलपमेंट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में हम बहुत सारा डेवलपमेंट देखते आएंगे। आगे की हम जब मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे तो हम एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे। तो तब हम देखेंगे कि हमारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उन्होंने कितनी अचीवमेंट हासिल करी थी एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, मेटलर्जी की जब हम बात करते हैं, जब हम मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि ज़ीरो के बारे में, डेसिमल सिस्टम के बारे में। जब हम मेटलर्जी की बात करते हैं, मेटलर्जी में हमारे पास एक वुड्स करके बहुत ही फेमस स्टील के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एंड गवर्नेंस। Revisiting these traditions supports educational enrichment, promotes interdisciplinary studies and encourages critical inquiry into India's intellectual heritage। तो हमारे पास इतना ज्ञान है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लोग आ रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारा जो इंडियन का जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है उसको और इनरिच किया जा रहा है। तो ये सारे हम रिविजिट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो एजुकेशनल सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ सके, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ हो सके। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ का मतलब क्या है? दो डिसिप्लिन मिला के आप रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिला के आप रिसर्च कर सकते हो। पहले एक ही होता था, अब आज के ज़माने में देखोगे तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुका है, और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल इंक्वायरी में ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करते, ताकि हमारा जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है वो बहुत बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 8, रिवाइटलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस। रिवाइटलाइज करना, किसी को एक नया फॉर्म देना, नई लाइफ पे लेकर आना, उसे और स्ट्रेंथन करना, ठीक है। एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस कवर डाइवर्स आर्टिस्टिक फॉर्म। जब हम एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो हमने देखा कि बहुत डाइवर्स है हमारा आर्टिस्टिक फॉर्म्स। जैसे कि हम जब क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं, वी हैव कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी। जब हम कर्नाटिक म्यूज़िक की बात करते हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू साउथ इंडिया साइड, और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी की, मतलब क्या, नॉर्थ इंडिया। डांस, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, हमने डिफरेंट डिफरेंट, कथक, बहुत सारे हम डिफरेंट डांस फॉर्म्स देखते हैं। लिटरेचर, हमारे पास एपिक्स में दो बहुत ही फेमस एपिक्स है, जैसे कि रामायण एंड महाभारत। आई थिंक आप सबको अभी पता ही होगा कि एपिक्स हम क्या बात कर रहे हैं। बहुत सारे पोएट्रीज भी लिखी गई हैं और स्क्रिप्चर्स भी है, ठीक है। जैसे वेदास वगैरह की बात करें हम, पोएट्रीज देखोगे तो बहुत सारे जैसे तुलसीदास वगैरह ने डिवोशनल सॉन्ग्स, पोएट्रीज लिखी हैं। आर्किटेक्चर में अगर बात करो तो बहुत सारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस देखने को मिलेंगे। जब हम विजुअल आर्ट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड टेक्सटाइल्स देखने को मिलती है। तो पेंटिंग्स की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग आप कह सकते हो, गोंड पेंटिंग, ये सारी बहुत ही फेमस पेंटिंग्स है। फिर टेक्सटाइल्स देखोगे तो सिल्क टेक्सटाइल देख सकते हो, कॉटन टेक्सटाइल्स देख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी, दैट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि हमारा कल्चर कितना आर्टिस्टिक फॉर्म का कितना डाइवर्स है। दीज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट करती है? कल्चर की आइडेंटिटीज़ को बताती है, कल्चर की आइडेंटिफिकेशंस को बताती है। एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़, मतलब ब्यूटी को
दर्शाती है, एंड क्राफ्ट्समैनशिप जो बहुत सालों से पास होती आ रही है जनरेशन पर जनरेशन। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो हमारा कल्चरल एक्सप्रेशंस एंड आर्टिस्टिक वर्क है, हम इसे जब रिवाइटलाइज करेंगे तो क्या होगा, किस लिए हम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट्स है, आर्टिस्टिक वर्क है, उसे क्या करें, हम प्रिजर्व करें, और क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड कल्चरल प्राइड को हम क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, अमंग आर्टिस्ट एंड कम्युनिटीज़। आई होप दिस सेक्शन इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ कि हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों रिवाइटलाइज या फिर हम रीस्टोर करने की कोशिश पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9, प्रमोशन ऑफ पीस एंड ग्लोबल हार्मनी। प्रमोशन ऑफ पीस एंड ग्लोबल हार्मनी। Ancient Indian traditions advocate principles of peace, harmony and universal welfare। तो जब हम एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस की बात करते हैं, ये किसके बारे में बताता है, किस प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है, ये कहता है कि पीस होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए एंड यूनिवर्सल वेलफेयर, मतलब सबका वेलबींग एंड वेलफेयर होना चाहिए, दैट रेजोनेट विथ कंटेम्प्रेरी एस्पिरेशंस फॉर ग्लोबल यूनिटी एंड कोऑपरेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो रेजोनेट करती है किसके साथ, कंटेम्प्रेरी एस्पिरेशंस के साथ, फॉर ताकि ग्लोबल यूनिटी रहे एंड कोऑपरेशन मेंटेन रहे। टीचिंग्स फ्रॉम स्पिरिचुअल लीडर्स। जब हम स्पिरिचुअल लीडर्स की बात करते हैं तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हो गए और महात्मा गांधी हो गए, इन्होंने एम्फोसाइज क्या किया, इन्होंने एम्फोसाइज किया पावर ऑफ, किसका पावर, लव, कंपैशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो इनका क्या कहना था कि लव, कंपैशन और सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए और पूरी दुनिया में पीस मेंटेन हो पाए। तो ये इनकी टीचिंग्स क्या कहती है कि पावर ऑफ लव, कंपैशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज कैटलिस्ट फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड पीस। रिविजिटिंग दीज ट्रेडिशंस इंस्पायर्स इंडिविजुअल्स एंड नेशंस। ये सारे के सारे जो हम ट्रेडिशंस देख रहे हैं, जो हम पीस एंड ग्लोबल हार्मनी की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या इंस्पायर करेगी, इंडिविजुअल और नेशन को क्या इंस्पायर करेगी कि कल्टीवेट किया जाए किसे, एम्पैथी को, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसे पीसफुली सॉल्व करो, एंड कल्चर ऑफ नॉन वायलेंस को प्रमोट करो, किससे बढ़ावा दो, कल्चर ऑफ नॉन वायलेंस को, और अंडरस्टैंडिंग इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, जो आपस में हम जुड़े हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। लास्ट हमारा सिर्फ कंक्लूजन पार्ट है, वो हम देख लेते हैं, फिर हम आज क्लास वाइंड अप कर देंगे। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो अभी हम जितनी भी पॉइंट्स पढ़ के आए हैं वो सारे पॉइंट्स को ये कंक्लूजन में सम अप किया होगा, तो ये हम पूरी कहानी इन शॉर्ट हम अभी पढ़ लेंगे। Revisiting ancient Indian traditions is not merely a nostalgic journey into the past। तो जब हम रीविजिट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बस हम नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा था, हम अपनी पुरानी हिस्ट्री को वाह वाही कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट उसको हम यूज़ नहीं कर रहे अपने जीवन में, बस उससे सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है रीडिस्कवर एंड रेन्यूअल का, विथ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये जो ट्रेडिशंस है, ये जो ट्रेडिशंस हमें क्या देते हैं, ये हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में, स्पिरिचुअल विजडम की बात बताते हैं, किस तरह हमें अपनी जो प्रैक्टिसेस है, जो लिविंग प्रैक्टिसेस है, कैसे हम सस्टेनेबली रहें, एथिकल वैल्यूज़ बता रहे हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि डांस देखा हमने, म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक देखा, पेंटिंग्स वगैरह देखी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को एनरिच कर रही है, बढ़ा रही है और इंस्पायर कर रही है कि पॉजिटिव चेंज है। एम्ब्रेसिंग एंड रिवाइटलाइजिंग एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन फोस्टर अ डीपर एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। जब हम इसे एम्ब्रेस और रिवाइटलाइज करते हैं, जब हम रीस्टोर करते हैं ये सारी चीज़ों को, तो ये क्या करता है, ये डीपर एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी को फोस्टर करता है, होलिस्टिक वेलबींग को प्रमोट करता है। होलिस्टिक वेलबींग की जब हम बात करते हैं, हमने आयुर्वेदा की भी बात करी कि वो ओवरऑल वेलबींग की वो बात करता है। नर्चर, किसे नर्चर कर रहा है, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना,
एंड कल्टिवेट ग्लोबल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, पूरे ग्लोब में क्या मेंटेन करना, पीस एंड हार्मनी, बाय प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग दीज टाइमलेस ट्रेडिशंस, जो इतने समय से आते हुए इटर्नल जो हमारे पास ट्रेडिशंस हैं, इसे प्रिजर्व एंड प्रमोट करना है, ताकि इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ जो है, जो इंडिविजुअल्स है या फिर जो हमारी जो कम्युनिटी है, वो क्या ड्रॉ कर से इन सब चीज़ों से, स्ट्रेंथ को, विजडम एंड इंस्पिरेशन। तो क्या क्या विड्रॉ कर सकते हैं हम, स्ट्रेंथ, विजडम ले सकते हैं, इंस्पिरेशन, ताकि जो मॉडर्न चैलेंजेस आ रही हैं, हमारे पास जो मॉडर्न चैलेंजेस आ रही है, हम उसे अच्छे से फेस कर सकें और एक हारमोनियस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर कमिंग जनरेशन के लिए क्रिएट कर सके। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग दिस टाइमलेस ट्रेडिशंस, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज कैन ड्रॉ, जब हम इसे प्रिजर्व एंड प्रमोट करेंगे तो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी क्या करेगा, स्ट्रेंथ, विजडम एंड इंस्पिरेशन लेगा, ताकि जो कमिंग चैलेंजेस है, मॉडर्न चैलेंजेस है, ग्लोबल चैलेंजेस है, उसे अच्छे से फेस कर सके और एक हारमोनियस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर मेंटेन कर सके, ताकि कमिंग जनरेशन जो है वो उसे भी मतलब उसे भी आनंद ले सके, वो भी आनंद ले सके हमारे जो रिच हेरिटेज है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो हमने नीड कंप्लीट कर लिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने जो है आज हमने ख़त्म कर लिए हैं। सो दिस अनदर टॉपिक एक और ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।